ऑल इज नॉट वेल। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। महाराष्ट्र में जारी सियासी महाभारत के बीच बिहार में भी कुछ अलग तरह की राजनीतिक हवा चल रही है। बिहार में आज भी नीतीश कुमार की सांसदों और विधायकों के साथ बैठक हुई। बीजेपी यह दावा कर रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों में असंतोष है। कभी भी ऐसा मौका आ सकता है जब जेडीयू टूट जाए। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो दावा कर दिया कि नीतीश की पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में है। वहीं जेडीयू ने विपक्ष के तमाम दावों को इस समय अफवाह तक बता दिया है और यह कह दिया कि 2024 में मोदी सरकार को जनता आईना दिखाने वाली है। लेकिन क्या बिहार में भी सुलग रही है इस समय विद्रोह की चिंगारी? लेकिन क्या बिहार में ऑल इज नॉट वेल है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर होगी शुरुआत। बिहार में सुलग रही विद्रोह की चिंगारी। क्या जेडीयू में भी बहुत जल्द टूट होगी? ऑल इज वेल तो सभी ने सुना है, लेकिन महाराष्ट्र से उठे बवंडर की इज्जत में अब बिहार आ रहा है। महाराष्ट्र कांड के बाद विद्रोह की चिंगारी सुलगने के अनुमान लगाए जाने लगे हैं और सियासी पंडित कहने लगे हैं कि बिहार में ऑल इज नॉट वेल। महाराष्ट्र में हुए सियासी बदलाव के बहाने बिहार में बीजेपी सत्ता ढूंढ रही है। बीजेपी के सीनियर नेता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कई बड़े बड़े दावे कर डाले। सुशील मोदी ने एक कदम आगे निकलकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो अपना अलग ही दावा कर दिया। तो चलिए पहले आपको सुशील मोदी के सबसे नए बयान से रूबरू कराते हैं। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो ट्वीट करते हुए साफ साफ कह दिया कि जेडीयू का वजूद संकट में टूट कभी भी संभव। सुशील मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि लालू नीतीश ने बारी बारी से सभी दलों को जोड़ा है। अब दोनों दल टूट की आशंका से सहमे हुए हैं। सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे भावकर नीतीश कुमार ने विधायकों को अलग अलग बात करना शुरू कर दिया। जेडीयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे न तेजस्वी यादव को। अब बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो अलग ही दावा कर दिया और सभी को चौंका दिया। दावा किया कि आने वाले समय में जेडीयू में विद्रोह की चिंगारी सुलगने वाली है। जेडीयू के कई विधायक, सांसद और नेता उनके संपर्क में हैं। बिहार में जारी सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात लंबे वक्त के बाद हुई और तब हुई जब बिहार में कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और वो पार्टी के बायकॉट के बावजूद नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद जेडीयू ने नाराजगी व्यक्त की थी। महाराष्ट्र में जारी सियासी महाभारत के बीच बिहार में भी कुछ अलग तरह की राजनीति की हवा चल रही है। जेडीयू ने साफ कह दिया कि विपक्षी पार्टियों के अफवाहों पर जरा भी ध्यान न दिया जाए। 2024 में जनता केंद्र की सरकार और बीजेपी को आईना दिखाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अब खेल होने वाला है क्या? क्योंकि चिराग पासवान ने जो दावा किया, हालांकि नीतीश कुमार उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, मुन्ना खान नेता कांग्रेस के, प्रदीप सिंह नेता बीजेपी के आज के दिन चर्चा में हमारे साथ होंगे और मनोज लाल दास नेता जेडीयू के। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी, प्रदीप जी, मनोज जी न्यूज इंडिया में चर्चा के लिए। सबसे पहले मनोज जी, महाराष्ट्र की तरफ बिहार में देखिए खेला होने की आशंकाएं, अटकलें लगाई जाने लगी हैं। सर, कैसे अपने नेताओं को बचा रहे हैं? क्योंकि आज के दिन तो 1 to 1 चल रहा था सभी विधायकों और सांसदों के साथ। देखिए, विधायकों, सांसदों, नेताओं के साथ बराबर ही सागर जी, नीतीश कुमार जी की बातचीत होते रहे।
और नीतीश कुमार ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने नेताओं से पार्टी कार्यालय में भी महीने में 3 दिन मिला करते हैं। तो इसीलिए ये कोई बहुत नई बात है, ये नई बात नहीं है। अब रह गया सर कि अफवाह मोदी जी हैं, ये लोग किस तरह के बातचीत करते हैं। इन लोगों का काम यही रहता है कि टूट रहा है, अरे भाई टूट रहा है तो टूटने दीजिए, आपको किसने रोका है। एक कहावत है सागर जी कि चोरों को सारे नजर आते हैं तो बिहार में इनकी स्थिति अपने ही बदली है, ये केवल हवा है। तो इस स्थिति में आप ही बताइए कि क्या कहा जा सकता है। बिहार का कहीं से कोई जदयू का एक कार्यकर्ता भी टूट नहीं रहा है। इससे पहले 3 बार इससे पहले 3 बार जो है प्रयास किया गया और इस प्रयास के बाद जो है कोई फायदा नहीं हुआ। कभी आरसीपी के द्वारा, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, कभी किन्हीं के द्वारा। इसीलिए बिहार में जदयू पे किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। पूरे लोग शक्ति के साथ नीतीश कुमार जी के साथ है। अब जो सपना देख रहे हैं तो सपना देखने दीजिए, किन्हीं के सपने पर तो हम रोक नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हर हाल में बिहार में ऐसा नहीं ना कि जुबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है सर मनोज जी। नहीं, कोई दिल में नहीं है। जो ऐसा नहीं ना कि आपका छोटा बच्चा भी कह रहा है कि नहीं पिताजी झूठ बोल रहे हैं, मन में कुछ और है। कोई नहीं, मन में कुछ और है। इन लोगों को सपना देखने दीजिए। तो कई दिन से सपना देख रहे हैं ना। चलिए ठीक जब है। आरसीपी जी को मुखिया बनाए थे तो उस समय भी सपना देख रहे थे। जब आरसीपी को बाहर निकाले गए तो एगो एक एमएलए भी खराब नहीं हुआ उनके पीछे। चलिए ठीक सर, अगले सवाल पे आऊंगा आपके साथ अभी थोड़ी देर में। तैयार रहिएगा क्योंकि नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेंगे उस पर ही आपको जवाब देना है। ठीक है प्रदीप जी, आपके हर सवाल मतलब कि प्रदीप जी हर जगह तैयारी में रहते हैं कि कब थोड़ा सा मौका मिले और चौका मार दिया जाए। क्यों सर, महाराष्ट्र के बाद बिहार पर नजर है आप लोगों की, यहाँ पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं चिराग पासवान, ऐसा है क्या? सागर जी देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर वो व्यक्ति जो चुन के आता है उसकी बहुत सारी जवाबदेहियां होती हैं और सबसे ज्यादा उसकी जवाबदारी होती है उसने क्षेत्र में जहां की जनता ने उसको चुन करके भेजा है। देखिए विचारधारा कुछ भी हो सकती है, बातें कुछ भी हो सकती है। चुनने का सवाल ही नहीं ना प्रदीप जी, चुनने जीतने का यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं जो बाई लाइन बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा सागर जी। तो जब आदमी व्यक्ति चुन करके आता है और जब इस तरह की स्थितियां बदलती हैं, परिवर्तित हो रही होती हैं, तो व्यक्ति के लिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि जिस जनता ने उसको चुन करके भेजा है वो उसको जवाब क्या देगा। चाहे व्यक्ति परिवारवादी पार्टी का हो, चाहे कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक पार्टी का हो जहां पे सबका स्वतंत्र लोकतंत्र है। अब बदली हुई परिस्थितियों में देखिए, जब परिवारवाद हावी हो जाता है तो हर व्यक्ति, हर नेता अपने क्षेत्र के प्रति भी जवाबदेही देता है। देखिए इतिहास गवाह है, बिहार से बहुत बड़ी राजनीति की अगर पाठशाला कहें या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाए, 16 जनपद, तो अपना जो है सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर हमारे इतिहासों में कहीं इतिहास में मिलती है तो वैशाली से मिलती है और वहां से जो है इसकी स्थापना और इसका स्टार्ट हुआ। पार्टी में परिवारवाद नहीं हावी है सर, कोई एक नाम बता दीजिए उस पार्टी का। सर देखिए, परिवारवाद वहां पे जहां पे कार्यकर्ता अपना पूरा काम करके आ रहा है और पता लगता है पूरी मेहनत के बाद। नाम आप ले लीजिए ना सर, फिर मैं 2-4 नाम बता दूं। कहिए बीजेपी में परिवारवाद नहीं, आप ये कहते हैं? अरे सर, परिवारवाद कम से कम 20 वर्षों तक एक ही परिवार से अध्यक्ष तो नहीं रहा ना। हमारी देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं जानता और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जी। लेकिन आप पहले जो मैं उस पे आ जाऊं आपके पहले प्रश्न के उत्तर पे, तो जब व्यक्ति जवाबदेह उसकी जवाबदारी होती है तो उसको थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ता है। बिहार से ही ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई उसके बाद वो ये बहुत बड़ा समाचार देखने को मिला। तो अगर आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार बड़ी ही क्रांतिकारियों की भूमि रही है और हर चीज की दशा और दिशा अगर कहीं से तय होती है, जो परिवर्तन हुआ है इतिहास में, जो आगे आने वाला है, उसमें बिहार राज्य की बड़ी महती भूमिका रही है। देखिए चर्चा में आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं सर, आप स्वतंत्र हैं, सवाल करना ही आपका काम है। बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों का सर लोकतांत्रिक मंच है सर, लोकतांत्रिक देश है, सभी स्वतंत्र हैं। निश्चित तौर पे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है
अपनी सबसे पहली जवाबदारी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। बाकी सारी चीजें ठीक है, चलिए मैनेजेबल मुन्ना जी होती के है। पास अब चलते हैं। जी मुन्ना जी, देखिए महाराष्ट्र में तो एक बड़ा उलटफेर हो गया। आप लोग यही सोच रहे हैं कि अब करें क्या महाराष्ट्र में? हालांकि देखिए विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका में इस समय आप ही लोग हैं, लेकिन बिहार में अगर खेल हो गया फिर वहां पे आप लोग का क्या स्टैंड होगा? अभी आप लोग महागठबंधन के साथ हैं, फिर मान लीजिए अगर पाला बदल ले नीतीश कुमार, जो बार बार ये हवाएं चल रही हैं कि हाँ संपर्क में कई नेता इस समय चिराग पासवान के, तब सर आप लोग क्या करेंगे? फिर तो बड़ी परिस्थितियां विकट हो जाएंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सागर जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि आज जो भी दल है, कांग्रेस नहीं कोई भी अन्य दल, आप किसी की भी बात करो, उसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से भी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, भारतीय जनता पार्टी के पावर से, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया से और मशीन से, ये 6 से लड़ाई हुई। और ये आज दिख रहा है कि किस तरीके से 2014 से पहले कोई भी देश के नागरिक को ये नहीं पता था कि ईडी होता क्या है, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से ईडी का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, जैसे अभी 5300 लगभग केस रजिस्टर्ड हुए 2014 के बाद, जिसमें 10 केस ऐसे नहीं है जो ईडी ये बता सके कि नहीं ये केस वास्तव में मुन्ना है। जी, सवाल पे स्टैंड आपका क्या होगा बिहार में अगर इस तरह से उलटफेर हो गया? नहीं, मैं सागर जी कहता हूं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा, ऑल इज नॉट वेल, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑल इज वेल है, वहां किसी तरह की बात नहीं है। मैं समझता हूं किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अभी हमारे मित्र बता रहे थे प्रदीप जी की परिवारवाद, तो देश के अंदर अगर कोई ऐसा एक नेता है जो है नीतीश कुमार, जिसके ऊपर आप परिवारवाद की तो बात कर ही नहीं सकते, साफ छवि के लोग हैं, उनको उनका जो परिवार है उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कैसे नहीं है? क्या परवेश वर्मा नहीं है? अनुराग ठाकुर नहीं है? क्या जैसा नहीं है? तो परिवार क्या राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है? तो इस तरीके की लांछन लगाना आप छोड़ दें। देश की जनता समझ रही है कि परिवारवाद कहते सबसे ज्यादा परिवारवाद आपके पार्टी के अंदर है, आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो ये लांछन छोड़ दे। मामलों में परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं होता है। आप बताइए, पुश्तैनी सीटें नहीं बढ़ जाती हैं कि ये तो महामंत्री रहेंगे, ये अध्यक्ष होंगे। आप देख लीजिए, निश्चित तौर पे इस बात से आज के समय में देखिए, आप अगर आपने 2014 की थोड़ी देर पहले जिक्र किया, हमारे यहाँ एक अघोषित नियम है सागर जी, एक परिवार से एक व्यक्ति ही किसी महत्वपूर्ण पद पे रहेगा, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। आप लोग जो है बहुत आरोप लगाते रहे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके सुपुत्र जी यहीं नोएडा से बहुत भारी मतों से जीते। कोई अन्य पार्टी होती तो उनको बहुत बड़ा तमगा मिलता, खैर कोई पद मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय राजनाथ जी देखिए मंत्री पद पे हैं, लेकिन उनके पुत्र मंत्री पद पे नहीं है। आने वाले 2014 से पहले जो लोग राजनीति में सक्रिय थे, 2014 से पहले हमारी पार्टी में जो लोग राजनीति में सक्रिय थे वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 2014 के बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति है। और कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के अभी मित्र बोले कि जय शाह जी हैं, जय शाह जी किसी राजनीतिक पद पे नहीं है। निश्चित तौर पे वो बीसीसीआई के से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक पद नहीं है। बात राजनीति की हो रही है, तो थोड़ा सा अगर सूक्ष्मता में जाएंगे। समय दे हमें सागर जी, जवाब दूंगा। लेकिन मनोज लाल जी से ले लो। देखिए जेडीयू थोड़ा इस समय परेशानियों से जूझ रही है, तो उनका इस समय रोल बड़ा अहम हो जाता है। वैसे बताइएगा सर, अगर हम बात करें बिहार की राजनीति की इस समय चर्चा देखिए उसी पर है, अगर उसी पर हम रहें तो बेहतर रहेगा, तभी डिबेट सार्थक हो पाएगी। मनोज जी, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देते नीतीश कुमार जी, मानते हैं कि नहीं सर? भ्रष्टाचारियों का साथ कौन नहीं दे रहा है, जरा हमको आप बताइए। अरे मैं नीतीश कुमार जी कभी नहीं देते। क्या बात बोल रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छे नेता हैं। जी, भ्रष्टाचारियों का साथ का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति पर देखिए, सागर जी मेरी बात को सुन लीजिए। बोलिए आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी के ऊपर ऐसा कोई लांछन आज तक लगा नहीं पाया, वो भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देते, आप मानते हैं कि नहीं? जरूर मानते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जो आरोप पत्र दाखिल जो हुआ है आज के दिन सीबीआई की तरफ से, और अगर तेजस्वी यादव, माफ करिएगा फिर से एक बार आरोप उन पर सिद्ध हो जाते हैं, तो तेजस्वी यादव का साथ देंगे कि नहीं? वो
नहीं, तेजस्वी यादव पर जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उस समय ये घटना है रेल मंत्री कार्यकाल का, और रेल मंत्री के कार्यकाल के समय तेजस्वी यादव किस पोस्ट पर थे? अच्छा, किस 2017 दल में की तरह आप लोग नहीं करेंगे क्या? 2017 में तो आपने साथ छोड़ दिया था सर। नहीं, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप पत्र दिया गया वो बीजेपी के इशारे पर दिया गया है। अब उसका कोर्ट फैसला करेगा। आरोप पत्र जारी कर देने से ही कोई दोषी थोड़े हो जाता है। नहीं तो 2017 में बीजेपी की आरोप सरकार नहीं पत्र थी क्या जारी केंद्र में? हुआ है उस पर। मनोज जी, 2017 में केंद्र में बीजेपी नहीं थी क्या? 2017 में भी केंद्र में बीजेपी थी। तो फिर उस समय भी तो जब उन पर आरोप लग गए 2017 तो तेजस्वी यादव को जब कहा गया कि आप खुले मन से बताइए, आप जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया था। नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया था उन्होंने। ये तो आपको पता ही होगा पूरा सर। ये नहीं, आपकी ये बात ये है, यहाँ पर उस समय के 2017 के मामले में और अभी के मामले में दोनों जमीन आसमान के ऊपर अंतर है। उस समय तेजस्वी यादव के ऊपर सुशील कुमार मोदी जी कुछ आरोप लगाए थे। उस आरोप का बात था, उस पर कोई चार्जशीट नहीं हुआ था, कोई नहीं किया था। सीबीआई को तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जो चार्जशीट दाखिल की है तो अब तो कभी भी तेजस्वी यादव को जब तक कोर्ट सजा नहीं देगी तब तक सीबीआई अब तो गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब चार्जशीट अभी आप लोग को 2024 नजर आ रहा है। क्यों 2024 आप लोग सोच रहे हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए अभी ये सब होने वाला नहीं है 2017 वाला घटनाक्रम। 2024 गड़बड़ क्या हो जाए? वो लोग सोचे जो जनता को ठग रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उन लोगों को नहीं सोचना है सागर जी। हम लोगों को क्या सोचना है? अब जनता इनके झांसे में थोड़े आने वाली है, देख लिया है 9 बरस 10 बरस तक। अब क्या आप सोच रहे हैं? और आप भी एक जगह बैठे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी को भोपाल में सबके करप्शन याद आया, लेकिन वहां पर घोटाला याद आया, लेकिन एक बार भी वो व्यापक घोटाला उनको नहीं याद आया। एक बार भी मध्य प्रदेश का चावल घोटाला याद नहीं आया। तो ये आप क्या कीजिएगा? यहाँ तो बीजेपी अपने आप को एक सफाई की मशीन है, उसमें जो करप्टेड आदमी जाएंगे वो सही हो जाएंगे। इसीलिए हुआ अजीत पवार को अपने पास ले आए तो उनके खिलाफ जो उनका मुद्दा। ठीक है, चलिए मनोज जी लौट कर आऊंगा। देखिए मुन्ना जी भी बैठे हैं। अब मुन्ना जी देखिए बड़े असमंजस में है कि आखिर कांग्रेस अब करेगी क्या, क्योंकि आज राजभवन में जब सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक साथ वहां मुलाकात कर लेते हैं, फिर बाद में कहा जाता है कि अचानक ये नेता मिल लिए यहाँ पर। लेकिन मुन्ना जी अगर दोनों नेता फिर एक बार मिल गए तब आप क्या करेंगे सर? नहीं, सवाल क्या करने की नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने बार बार कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है तो आप जितने भी दल हैं वो सबको एक साथ आना पड़ेगा। इसमें स्वाभाविक है, जो दल चाहता है कि जनता के हित में काम हो, मजदूर के हित में काम हो, व्यापारियों के हित में काम हो, वो कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ, वो आप आ सकते हैं। दूसरी बात भ्रष्टाचार की और यहाँ विचारधारा की है। तो आपने देखा कि भोपाल के शहडोल में किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किया कि मित्रों, महाराष्ट्र बैंक सहकारी घोटाला, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, ये सारे घोटाले एवं प्रकार से 70,000 करोड़ का घोटाला। लेकिन दूसरे दिन जब अजीत पवार उनके सरकार में शामिल होते तो सारे घोटाले माफ, वो क्लीन चिट उनको मिल जाती है, वो दूध के धुले हो जाते हैं और वॉशिंग पाउडर निर्मा से साफ हो जाते हैं। अब ये समझिए किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया। जैसे मैं अगर बात कर लूँ हारून मुशर्रफ की, उनके चीनी मिल पे ईडी के 14 बार समन गए। अजीत पवार के लड़के के ऑफिस को बंद किया गया, उसे हरासमेंट किया गया। तो ये अब सरकार की नियत और नीति साफ है। जो देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री कवि कुंज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर विरोध और विरोधियों के आवाज को दबाई जाए सत्ताधारी सरकार के द्वारा या उस पे किसी तरह का हरासमेंट किया जाए तो आप समझ लेना
कि कहीं न कहीं तानाशाह देखिए, का आप उदय हो बीजेपी चुका है। के कथित वॉशिंग मशीन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें तो सर आप भी जाएंगे तो धुल जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन की बात अलग है। बीजेपी वाले ब्रेक पर जा रहे हैं, लौट कर आऊंगा। देखिए, 2024 की लड़ाई इस समय इतनी आसान नहीं है विपक्ष के लिए, क्योंकि अब बिहार की सियासत में भी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन जेडीयू ने बार बार इस तरह की बातों को पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसी पर चर्चा लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर अब चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हां, भतीजे को आगे करने की बात कहने वाले नीतीश कुमार ना जाने क्यों इस समय खुद अब चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सन 2017 की तस्वीरों आपको याद होंगी, जब तेजस्वी यादव को यह कहा गया कि आप जवाब दीजिए, और फिर उसके बाद जब जवाब नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़ दी और महागठबंधन को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। तेजस्वी यादव पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार, जो कि भ्रष्टाचारियों का साथ कभी ना देने की बात करते हैं, क्या वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? क्या तेजस्वी यादव से उनका पद वो छीनेंगे क्या, या फिर खुद वो पार्टी से नाता छोड़ देंगे? कई सारे सवाल हैं। देखिए, चर्चा लगातार जारी है। मुन्ना खान नेता कांग्रेस के, प्रदीप सिंह नेता बीजेपी के, और एक तरफ मनोज लाल दास है नेता जेडीयू के। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुन्ना जी, क्या आप भी जेडीयू की तरह ही बात करेंगे क्या कि हाँ, बीजेपी की ईडी है, सीबीआई है, अगर तेजस्वी यादव पर आरोप पत्र लग रहे हैं तो क्या आप साथ आप लोग देंगे क्या उनका? नहीं, सवाल सागर जी आरोप पत्र का नहीं है और आरोप का नहीं है। बेशक आरोप है, लेकिन सत्यता जो है वो दिखनी चाहिए। 2014 के बाद ईडी के द्वारा 5440 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें एक भी बीजेपी नेताओं के नाम नहीं है। आप हमें बताएं, क्या व्यापम घोटाला 1, व्यापम घोटाला 2 ये क्या जग जाहिर नहीं है? ये छिपे हुए नहीं। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी, किसे नहीं पता वो भ्रष्टाचारी, उसकी वीडियो लीक हुई थी और खुद अमित शाह ने कहा था वो जैसे बीजेपी में गए सारे भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, उसमें किसी भी तरह का ईडी सीबीआई दबाव नहीं है। और दूसरी बात बता दूं सागर जी, बहुत बड़ी बात है कि अभी महाराष्ट्र के सांसद, बीजेपी के सांसद ने कहा कि मैं बहुत चैन की नींद सोता हूं। तो उनके कार्यकर्ता ने पूछा कैसे? बोला अब तुम्हें बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अब हमें न ईडी का डर न सीबीआई का डर। तो इस तरीके से देश के अंदर अब खेल चल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए ईडी, उसके बाद सीबीआई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते डील करने के लिए। भैया, या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो या सीधा जेल जाओ, चाहे आरोप हो या ना हो, हम तो तुम्हें जेल भेज करके रहेंगे। इस तरीके से डराए जाते। और अभी जीता जागता प्रमाण 2 दिन भी नहीं हुए, आपने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से मुशर्रफ हसन मुशर्रफ हो या अजित पवार हो या छगन भुजबल हो, उसे किस तरीके के दबाव बनाए गए। वहीं पे 3200 करोड़ रुपया का घोटाला महाराष्ट्र में किरीट सोमैया का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न एक शब्द निकल रहा, न एक आवाज निकल रही। तो ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को बचा रही है और बचाने की बार बार कोशिश हो रही है। इससे पहले की घटना आप देख ले, किस तरीके से अभी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे, पूरे देश के अंदर पूरे विरोध हुए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा, न उन बेटियों के लिए, न उनके खिलाफ जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, कितनी बार लगे। तो इस तरीके से हमारे देश में नारे भी लगे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब वो नारा, वो स्लोगन बदल चुका है। अब ये ठीक है, प्रदीप जी बताइए सर, कैसे भरोसा रहेगा अगर आपके नेता ये कहेंगे कि मैं चैन की नींद सो रहा हूं, हमें डर ही नहीं है ईडी का, सीबीआई का? सर, आप मुझे धारा नहीं याद आ रही है कि किस संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य की सरकारों को भंग कर सकता है, चुनी हुई सरकारों को भंग कर सकता है। 2014 के बाद से अब तक कितनी बार केंद्र ने किसी चुनी हुई सरकार को भंग किया है? अगर आपको याद हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, मैं एक बात अच्छी तरह से ये आपको भी शायद इससे सहमति रखता हूँ कि उनमें जैसे हालात भी तो बनने चाहिए ना। सुनिए तो, हालात बनने चाहिए। बहुत बहुत सही बात कही आपने। 1992 में उत्तर प्रदेश में सरकार भंग की गई, समझ में आती है बात। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसकी भी सरकारें भंग की गई थी। तो संवैधानिक और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अगर कांग्रेस किसी को कहती है तो ये अब क्या ही कहा जाए। आपका बड़ा सभ्य प्रोग्राम है, आपके मंच को मैं बहुत ही गरिमामयी
गरिमा अपनी मेंटेन रख के रखना चाहता हूं और उसी प्रकार से आगे लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी शांति से आप चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही निश्चित तौर पर। प्रदीप जी, सुन तो लीजिए, महाराष्ट्र सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, जयपुर में कैसे हुआ, नहीं सुन लीजिए, आपके लोग अटैची जब लेकर जयपुर में घूम रहे थे, नहीं एक मिनट, तरीके से एमएलए को मुन्ना भाई सुन लीजिए, मुन्ना भाई सुन लीजिए, 19 के चुनाव में 19, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए, आपने बहुत पे उतरी हुई है। अरे सुन लीजिए मुन्ना भाई, आपके जैसी तानाशाही तो किसी ने आज तक की ही नहीं। सुन लीजिए, कोशिश नहीं हुई। अब सागर जी देखिए, में नहीं तोड़ा, अब ये रुकिए सर, सुनिए, अब सुन लीजिए जरा। 19 में देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता गया, और फिर क्या हुआ, शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल करके सरकार बना ली, 2.5 साल तक सरकार चली। उस समय इनको कोई परेशानी नहीं थी, छगन भुजबल से अपने दादा पवार से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तब इनको वो नहीं समझ में आ रहा था कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, तब इनको आरोप नहीं समझ में आ रहा था, तब तो ये सबसे बड़ी फिल्ट्रेशन मशीन बन गई। हर्षवर्धन पाटिल के बयान पर कुछ बोलिए ना सर, जो उन्होंने दिया था, आपको याद होगा। एक बार मुझे याद दिला दीजिए, मेरे ध्यान में नहीं। उन्होंने ये बोला कि बहुत अब चैन की नींद में सोता हूं, क्योंकि अब बीजेपी हमने ज्वाइन कर ली है, और कांग्रेस के नेता भी जिक्र कर रहे हैं कि अब कोई ना तो जांच का डर है, ना ईडी का, ना सीबीआई का। देखिए, बिना आपके क्षेत्र में बिना प्रूफ के अगर आपके पास वो वीडियो बाइट है तो चला दीजिए, मैं उस पर जवाब दे देता हूँ। लेकिन उस पर डिबेट नहीं, सुनिए, सुन तो लीजिए। देखिए सर, कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन किया इस देश पे, 55 वर्षों तक, याद रखिएगा। मैं 70 ये 60 और 70 65 नहीं बोलता, एग्जैक्ट 55 देता हूँ, कोई भी इतिहास उठा करके देख ले कांग्रेस ने किस प्रकार शासन चलाया। अब जब परिवर्तन का दौर आ रहा है तो अफवाहों का बाजार कैसे बढ़िया किया जाता है, अफवाहों का बाजार को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इसमें कांग्रेस बहुत ही पटु है, उसका कोई सानी नहीं है। तो जब आपकी ना चल रही हो तो कैसे सिस्टम को परेशान किया जाए। अभी आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है संवैधानिक जो हमारी न्यायपालिका है उसमें किस प्रकार की अभी 2-3 दिन पहले बातें हुई हैं। तो जो कहते हैं ना, आपने कहीं डायलॉग सुना होगा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है ना। तो कांग्रेस वही पार्टी है जो कि खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ेंगे, क्योंकि जनता का मैंडेट तो इनके पास अब है नहीं। तो आप अफवाहें लगाइए, आरोप लगाइए, जहां अवसर मिले अपने हिसाब से बात करिए। कर्नाटक में आप बता रहे थे ना कि वॉशिंग मशीन हो गई है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके पुत्र जो कि एक सरकारी नौकरी में है, उस समय भाजपा ही वहां पे केंद्र में भी है और राज्य में भी थी। क्या उनके बालक को जेल नहीं हुई? क्या उनका बालक पकड़ा नहीं गया? कांग्रेस का कोई इसी प्रकार कैश गिनने के लिए मशीनें गई? जी हाँ। क्या कांग्रेस में अजीत पवार एकनाथ शिंदे पर भी बात कर लीजिए, जब आप बात यहां तक लेते हैं। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। क्या कांग्रेस में कोई इस प्रकार की मिसाल है तो मुझे याद दिला दीजिए। नहीं, फिर एकनाथ शिंदे पर भी आ ही जाते हैं ना सर, महाराष्ट्र के सीएम है। अब सर, आप जब तक जांच की बात चल रही थी, आपका बीजेपी को ज्वाइन किए, सीएम को बनवा दिए। अब आप चर्चा से हट रहे हैं, थोड़ा मैं भी 2 मिनट हट जाऊं फिर। नहीं सर, आप अपनी चर्चा से कैसे हट सकते हैं सागर जी? आपका कार्यक्रम, जब आपने उदाहरण दे दिया कर्नाटक, मैं कहा मैं भी आ जाऊं महाराष्ट्र के सीएम पे। नहीं, वो मुन्ना भाई जो है बोल रहे थे तो मैंने उनका काउंटर किया। आप अपने प्रोग्राम से कैसे हट सकते हैं? तो मैं कहा कि मैं भी थोड़ा जवाब दे दूं ना आपके छापेमारी का। एकनाथ शिंदे जी बच के निकल गए सर। सुन तो लीजिए, आप एक बात बताइए सर, क्या ईडी में एक भी भाजपा का नेता नहीं है जो कि जिसको समन न गया हो, जिसको बुलाया न गया हो? बताइए, आप बताइए ना। 12% केसेस, 12% केसेस। अरे जी, 5 नेताओं के नाम बताइए। मुन्ना जी की चुनौती प्रदीप जी को स्वीकार है सर, 2-4 नाम बता दीजिए। 12% केसेस ऐसे हैं जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों पे केसेस हैं। सुनिए, 12% केसेस ऐसे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 12% केसेस ऐसे हैं जिसमें नहीं, मुद्दे से मैं नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन ये आरोप लगाना नहीं। देखिए, अगर आप ईमानदार हैं, आप अगर ईमानदार हैं, एजेंसियां आपको जबरदस्ती परेशान कर रही, तो क्या आपके पास न्यायालय का दरवाजा नहीं है? क्या आप उस न्यायालय के दरवाजे में स्थित नहीं होते हैं? तो भैया, पहले वो खेल बिगड़ गया कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएं। हमारे पास फंसने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए हम क्यों जाएंगे वहां पे? आप फंसे, ईडी उसी के पास जाएगी। अरे ठीक है, आइए, छोड़िए प्रदीप जी, मुन्ना जी पास जाएगी ना जो घोटाला। प्रदीप जी, मुन्ना जी, आइए। टॉपिक 5440 केस रजिस्टर्ड हुए। सर, ईडी उसके पास जाएगी जिसने घोटाला किया हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, क्योंकि उनके में साहस नहीं है इस तरह का घोटाला करने का। 55 सालों तक आपने शासन किया,
नहीं 55 सालों तक आपने शासन किया, आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप अपने सिस्टम को ज्यादा तगड़ा तेज तर्रार रखते हैं, आप फंसने या बचने दोनों के साधन जानते हैं। ये हमारा कार्यकर्ता क्या कर लेगा? आप बताएं ना। 9 साल की है सरकार, 6 साल की वो सरकार, कितना अवसर मिला उसको? 40 केस ईडी के द्वारा रजिस्टर्ड हुए। मित्र हमें सरल तरीके से बता रहा हूँ, आप 5 नेताओं के नाम बता दें। अरे 5 नेताओं क्या भाई, हमारा कोई बड़ा नेता घोटाले में फंसा ही नहीं, तो नाम कहां से बताएं? जबरदस्ती आपको तुष्टि करने के लिए किसी को जबरदस्ती फंसाया जाए? नहीं, आप ये बताइए, जबरदस्ती ईडी की रेड करवाई जाएगी? सर, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कि अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। घोटाला 1, व्यापम घोटाला 2 जो जग जाहिर है, सभी को पता है। आइए खनन प्रदीप जी मुन्ना जी सुनिए, प्रदीप जी मुन्ना जी सुनिए, मुन्ना जी आप भी सत्ता में आएंगे। मुन्ना जी, प्रदीप जी, देखिए आप लोग बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, हमारे इस समय बैठे हैं मनोज जी भी, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। एक मुहावरा आपने सुना है सर बचपन में, जिसकी लाठी उसी की भैंस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब लाइनें कभी कभी सार्थक होने देते हैं, नहीं तो बड़े बड़े लेखक धाराशायी हो जाएंगे सर। अरे वो तो कांग्रेस के शासन में अच्छा, मतलब प्रत्यक्ष आप उसका देख सकते हैं। 2014 मनोज जी हम मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, आप लोग को सुनकर चुपचाप बैठे हुए, वो भी 1-2 चुटकी अब ले ही लें आप लोग के जवाब पे। मनोज जी, चिराग पासवान जो खुद को बीजेपी का हनुमान बताते थे, अब बताइए सेंधमारी वो करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी लंका में आग लगाएंगे और अब आपके नेताओं को खींच कर लाएंगे। सर वो तो बीजेपी के हनुमान है ही हैं। बीजेपी ने उनको पाला पोसा है। हाँ। और वो व्यक्ति चिराग पासवान जी के द्वारा ही तो बीजेपी ने हमको हराया। उनके अपने पार्टी के नेताओं को उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार से न खड़ा कर दिया सर। और जब चुनाव हार गए इनके पार्टी के नेता, तो फिर अपने पार्टी के नेता में बुला लिए। अब जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, कौन श्रेणी जिसका कुछ जरूरत भी नहीं है किसी को, उसको अब ये लोग जेड वाई श्रेणी दे रहे हैं, जेड प्लस दे रहे हैं। वो तो ऐसे रेवरी की तरह ये बांट रहे हैं। अभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था प्रदीप सिंह जी की बात, जब यहाँ पर बात हुई तो कहा कि न्यायालय नहीं है। आज जब ये गिना रहे थे कि फलना फलना सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया गया, तो उस समय न्यायालय मरा हुआ था क्या? उस समय भी न्यायालय न था। अरे न्यायालय को भी तो आप लोगों ने कर दिया। अरे सर, सरकार गिराना और न्यायालय में मुकदमे चलने में अंतर नहीं समझ में आता है आपको? मनोज जी सुनिए, चुनी हुई सरकार गिर जाती है, हटा लिया जाता है, और न्यायालय में मुकदमा चलता रहता है, इसमें आपको अंतर नहीं समझ में आता है? दीजिएगा नहीं, आप अपने बारे में आपको जो कुछ बोलना होगा ठीक है, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, आराम से, मैं शांत हो जाता हूँ। मैंने पूरे धैर्य पूर्वक सुना है। नहीं मनोज जी बोलिए मनोज जी बोलिए। वैसे भी बिहार से आपकी आवाज दिल्ली तक आ रही है सर। नहीं मनोज जी बोलिए। देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर न बढ़ाइए। आने दीजिए प्रदीप जी कोई बात नहीं, बीच में बोल दिए सर। वैसे भी आपकी आवाज बिहार से दिल्ली तक आ रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है बीजेपी को। बोलिए। अरे बीजेपी को क्या दिक्कत होगी? कौन इनकी आवाज से? कोई बात नहीं, सुन लीजिए प्रदीप। कोई नहीं डरता इनकी आवाज से। देखिए सागर जी बिहार का इतिहास उठा लीजिए ना। भाजपा तभी सत्ता में बिहार में आई है जब नीतीश कुमार उनके साथ रहे हैं। जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रहे, 2015 में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे थे बिहार में। 57 सभा किए थे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और 24 सीट पर आकर अटक गई। इसीलिए सर बिहार के बारे में तो हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है। जनता इनको पूरी तरह से जान चुकी है, इनकी औकात। लेकिन सर जनता कभी कभी उनका भी साथ नहीं देती है ना सर, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। कभी हमें राष्ट्रपति बनने का ख्वाब आ जाता है, कभी पीएम बनने का ख्वाब आ जाता है सर। हसीन सपने तो ये लोग देख रहे हैं। हाँ। और सपना हसीन देखा कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 2014 में चिल्लाए थे कि महंगाई हो गया। इनकी जो फिल्म एक्टर नेता है स्मृति ईरानी, माथा पर सिलेंडर लेकर नाच रही थी, प्रधानमंत्री को चूड़ी। अरे मनोज जी थोड़ा तो धैर्य रखिए, भाषा की मर्यादा भी कोई चीज होती है। आप स्मृति जी के लिए ऐसा बोलेंगे? अरे सर आप भी विरोध पानी कर रहे थे, मेरी भी शब्दावली बहुत कड़ी है, मैं भी बोलूं क्या? नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक महिला नेत्री के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप माफी लीजिए, आप माफी मांगिए, अपने शब्द वापस लीजिए।
मतलब जरा भी आपको धैर्य नहीं है सर। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप कम से कम महिला के लिए तो शालीनता बरत ही सकते हैं सर। विरोध आपका हमारा है, लेकिन आप व्यक्तिगत कैसे हो सकते हैं? मतलब आप अपना स्तर पे आ गए, अपना स्तर बता दिया आपने अपना स्तर बता दिया ना कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है आपके यहाँ पे। हद होती है सर। नहीं, आप समझ मतलब जानबूझ करके आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहे हैं। आइए खैर सुनिए महिलाओं का जी क्या करेंगे। बिहार में जब कवरेज के दौरान मैं था तो जो तमाम बीजेपी की विधायक उस समय थी वहां पर मिथिलांचल इलाके में, वहां पर भी इस तरह के बयान मैंने सुने थे इनके नेताओं से। अरे सर राजनीति अपनी जगह है सर, थोड़ी तो शालीनता बरती है। आइए आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही, लौट कर आऊंगा। कमल जी, मनोज जी आऊंगा। मुन्ना जी, चिराग पासवान का देखिए जिक्र हम कर रहे हैं इसलिए बार बार, क्योंकि अगर उनके कान में किसी ने कह दिया धीरे से कि चलिए टीम आप ही लीड करेंगे और अपना एड़ी से चोटी का जरूर लगाने में लगे, मान लीजिए अगर खींच लिए 20-30 विधायक को अपने पाले में, फिर तो सर दिक्कत नहीं हो जाएगी वहां महागठबंधन को? नहीं सागर जी, बिल्कुल। देखिए हर राज्य के मिजाज अलग है। वहाँ जो बिहार का जो मिजाज है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान इतने वहाँ राजनीतिक लैंडलॉर्ड नहीं माने जाते और इतना उनका वर्चस्व नहीं है जितना कि रामविलास पासवान जी का था। उसे मौसम वैज्ञानिक नाम से जाना जाता था। तो ये उन कैटेगरी में अभी नहीं आ रहे। इनको राजनीतिक उतना नॉलेज नहीं है, न उतना राजनीतिक ये परिपक्व है, इसलिए ये विधायक तो तोड़ नहीं सकते। हाँ ये जरूर है कि 2-4-10 सीट पे इनका जो पूर्वी बिहार है उन पे ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हैं। 2-4-10 सीट जो है ये नुकसान जदयू आरजेडी को पहुंचा सकते हैं। बाकी आप जो ये समझोगे कि 10-20 या 30 विधायक तोड़ ले, ऐसा कतई संभव नहीं है। हाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये संभव है, क्योंकि इनकी जो नीति और नियत है वो इसलिए है क्योंकि ये लांछन लगाते हैं। पहले चाहे ईडीआई, पहले इनके ईडी जाते हैं, बाद में सीबीआई, उसके बाद बीजेपी के नेता, जैसा मैंने सागर जी पहले भी बताया। तो ये नीति हर राज्य में है जिस तरीके से। लेकिन मुन्ना जी देखिए 24 के बाद अगला चुनाव 25 में बिहार का ही होगा सर। तो जो नुकसान आप लोगों को इस बार हुआ था बिहार में, उसकी कमी आज तक आप लोगों को खलती होगी। यह हालात आप लोग के नहीं रहते कि हाँ जिधर जा रहे नीतीश बाबू उधर आप लोग को चलना पड़ रहा है, जिधर चल रहे तेजस्वी यादव उधर आप लोग को चलना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस उस तरह की पार्टी है नहीं। मैं आपको बता दूं सागर जी, एक गालिब का एक शेर है कि माना कि तू कयामत, पर कयामत तक तो नहीं। तो ये वो एक वेव था जो चल रहा था 2014 से। लेकिन आपने देखा होगा कि जो 2023 का ये जो मिजाज है, जो जनता का मिजाज है, बाकी दलों का जो मिजाज है वो अलग है। इसलिए मोहन भागवत जी ने अपने मुखपत्र में लिखा साफ शब्दों में कि अब आप मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते, न हिंदूवादी विचारधारा पे आप चुनाव जीत सकते। आपको जनता को बताना होगा कि आपके शासनकाल में, आपके कार्यकाल में। नहीं तो कांग्रेस के कयामत की रात खत्म हो गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कयामत की रात कांग्रेस के लिए थी ही नहीं। कांग्रेस ने 55-60 साल तक शासन किया है, कांग्रेस के लिए नहीं था। कांग्रेस ने अभी 9 साल के अंदर ऐसा 9 साल तक धैर्य बनाए रखा, कहीं एक शब्द नहीं कहा। हाँ जरूर महंगाई पे लड़ी है सत्ताधारी सरकार से, जनता की आवाज उठाई, मजदूरों की आवाज उठाई, किसानों की आवाज उठाई। नहीं चेहरे की आप बात छोड़े, चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। आप चेहरे की बात छोड़े, 1970 बिना चेहरे के चुनाव सुन तो ले, मित्र हमें सुन ले। 1977 में बगैर चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, 2004 में बगैर चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, 2009 में बगैर चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। अब ये ना पूछो कि बारात सज रही है दूल्हा कौन है, बगैर दूल्हे के बारात कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है चुनाव। हम तो बारात जाने के बाद सुना नहीं होगा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नहीं वो बातें फिर आप बात करते करते प्रदीप जी, मैं आप बात करते करते कभी लाल किला कभी पाकिस्तान पहुंच जाते, वो बातें नहीं है। वो साल दूसरा था, कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद रोबोट तैयार कर देती है साथ में चलने वाला, उसमें क्या है? क्यों मुन्ना जी? नहीं रोबोट की बात नहीं है सागर जी। अभी मित्र हमारे कह रहे थे अध्यक्ष जी के चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो चुनाव होता है कि 20 साल रहते हैं। अरे 20 साल के बाद भी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है? नहीं होता। नागपुर से एक पर्ची आती है, वो नॉमिनेट हो जाता बंदा। भाई ये आदमी आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चल रही थी मुन्ना भाई, आपने नहीं देखा था क्या? नहीं मैं कह तो रहा हूँ वो पर्ची किस रास्ते से चली थी, कहाँ रुकी थी। चलिए मुन्ना जी देखिए, सुनिए, आइए प्रदीप जी पे आ जाते हैं। प्रदीप जी काउंटर कर लिए बहुत आपको। प्रदीप जी देखिए, आप लोगों ने महाराष्ट्र में अंदर अंदर बहुत बड़ा खेल किया है। अजीत पवार को आप लोगों ने साथ जोड़ के एकनाथ शिंदे को भरोसा नहीं, आप लोगों ने क्या कर दिया है। कब उनका किनारा हो जाए पता नहीं है, क्योंकि उनको जोड़ना आप समझ ही रहे हैं कि अकेले दम पर बीजेपी भी वहां चल सकती है।
उसके बाद उम्मीद अब आप लोग को जग गई है कि बिहार में भी ऐसा हम कर सकते हैं अगर नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में कर ले तो। हालांकि सुशील मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि राजभवन में ऐसे अचानक से मुलाकात हो गई, उसका नाम आपने दे दिया शिष्टाचार की भेंट, जिस पर आप 2 दिन पहले भी बहस कर रहे थे कि शिष्टाचार क्या होता है। सागर जी देखिए, मैंने आपके कार्यक्रम में शुरुआती दौर में मैंने बोला कि हर विधायक, हर व्यक्ति जो जनता द्वारा चुना जाता है वो किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसकी एक नैतिक जवाबदेही अपने उस जनता के प्रति होती है जहां से वो चुन के आता है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि वो मौसम वैज्ञानिक थे और क्या था। देखिए बदलती परिस्थितियां हैं, राजनीति अपना, देखिए अभी विपक्ष की एकता पे अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो सभी लोग इस समय विपक्ष का कोई एक चेहरा नहीं है और सभी लोग अपने भविष्य के, अपने सुखमय भविष्य की तलाश में हैं। अब अगर कोई हमारे पास आता है और आकर के हाथ फैलाता है तो भाई आपके दरवाजे पर कोई आएगा तो आप उसको भगा थोड़ी देंगे। भारत देश की जनता के लिए, समाज के लिए, बिहार में हाथ फैला कौन रहा है? सुनिए तो मैं कह रहा हूं ना, आ रहा हूं उससे। अगर समाज के लिए, विकास के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी के पास आता है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेमी पार्टी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी कि वो देश के भविष्य को, विकास को ध्यान में न रखे। व्यक्तिगत स्वार्थ, देखिए आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले परिवारवाद की बात हो रही थी, 1-2 उदाहरण दे करके, बाकी किसी के पास कुछ था नहीं। क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं है, परिवारवाद की कोई बात नहीं है। अगर राष्ट्र हित में कुछ अच्छा होता है तो भारतीय जनता पार्टी उससे कभी पीछे नहीं हटती। आज से नहीं, बहुत पहले से। सर बात रहे हैं आप पूरा। सर मैं कह रहा हूं कि हाथ फैला कौन रहा है? आज जो राजभवन में मुलाकात हुई उस पर आइए ना डायरेक्ट। अब देखिए सर, आप निश्चित तौर पे, सागर जी आप पत्रकार हैं, प्रश्न पूछना आपका है, लेकिन राजनीतिक दलों में काम करने वाले नेता भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, सभी भारतवासी हैं। अब मुन्ना भाई कांग्रेस के हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं। सर अभी तक दोस्ती दिखी नहीं है। अरे सुन तो लीजिए सर, मुन्ना भाई कांग्रेस के हैं, पता नहीं कितने समय से हमारी इनकी जो है चर्चा परिचर्चा चलती रहती है, लेकिन व्यक्तिगत मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो हमारे दुश्मन हो गए? ऐसा नहीं होता भाई, हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, लेकिन इसी शहर में, इसी देश में रहते हैं और मिल गए तो क्या दुआ सलाम नहीं होगी क्या? अगर आप कहते हैं कि दुआ सलाम नहीं होनी चाहिए तो बात दिगर है, लेकिन अगर वो वहां पे मिल गए। मुलाकात करने वाली जगह है क्या सर? दुआ सलाम वाली जगह है? अरे सर, आना जाना नहीं हो सकता है क्या? अजीब बात करते हैं सागर जी। अगर कोइंसिडेंस को आप ना मानते हो तो बात दिगर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय राष्ट्रहित सर्वोपरि रख करके ही लेती है, और जैसी स्थितियां, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन समय के हालात को देखकर कोइंसिडेंट देखिए पूछा जाता है ना सर, इसलिए सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए, चलिए ठीक है, देखिए मनोज जी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा कम है, बस 2 मिनट बचे हैं। देखिए मनोज जी के पास, हाँ बोलिए। नीतीश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट करने के लिए गए और आदरणीय हमारे वहाँ राज्यसभा के सांसद मोदी जी जो है वो राज्यपाल के काफी पुराने मित्र हैं। अब अगर एक कोइंसिडेंस हो गया तो इस पे देखिए आप तरह तरह की कहानियां बना सकते हैं, लेकिन ये केवल कर्टसी ही मुलाकात थी, इसके अलावा कुछ नहीं। सर सब कुछ संभावनाओं का ही खेल है सर, राजनीति में क्या करेंगे? वक्त कम है थोड़ा। देखिए आखिरी में अब जेडीयू के प्रवक्ता मनोज जी लगातार यही कह रहे हैं कि बिहार में इस समय जो हलचल है उससे हम पूरी तरह से किनारा करते हैं, ये सवाल पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन अगर कल के दिन मनोज जी कुछ हो गया बड़ा उलटफेर बिहार के अंदर तो आप उससे बार बार पल्ला झाड़ रहे हैं, फिर आप यही कहेंगे कि हाँ सब कुछ आलाकमान का निर्णय था, जो हो गया सर्वमान्य है। क्यों? देखिए सागर जी, एक चीज तो आप लिख लीजिए कि बिहार में कोई उलटफेर होने को नहीं जा रहा। और आप जिस सुशील मोदी जी की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जी से वहां जो मिले हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ी राज है। कई लोग बीजेपी के जदयू में आने के लिए हैं, इस संबंध में सुशील मोदी जी ने नीतीश कुमार जी से बात की है। बहुत बड़ा खेल आपने कर दिया सर, पूरा डिबेट आपने मोड़ दिया है। तो अब जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जदयू के विधायक उनके संपर्क में है, तो एक भी विधायक को उन्होंने नहीं दिखाया कि जो बीजेपी के नेता। आपके इस जवाब के बाद मुझे अपने डिबेट का टॉपिक लग रहा है चेंज कर देना चाहिए था, ऑल इन नॉट वेल इन बीजेपी करना चाहिए था। क्यों? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में कोई उलटफेर नहीं होता है। और आप जिस चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं वो तो अपने विधायक को बचा ही नहीं सके थे, उनको विधायक उनको छोड़ के चले गए। और चिराग पासवान जी को क्या बोलिएगा, जो अपने पिताजी के मौत का भी वीडियो करवा रहे हो, उनका ग्राफिक करवा रहे हो, तो उस व्यक्ति से क्या हो सकता है? ये तो 2024 आने दीजिए ना, वो आई श्रेणी
जेड श्रेणी प्लस श्रेणी जो रेवरी की तरफ बीजेपी बांट रही है। अजीत चलिए मनोज जी, देखिए आपने इतना बड़ा जवाब दे दिया सर, पूरे डिबेट की दिशा और दशा आपने मोड़ दी एकदम। प्रदीप जी से सवाल तो अब ले लें। देखिए प्रदीप जी, जो सच्चाई है हमने बात किया, चलिए इसीलिए पूछ रहा हूं सर। अब आपने प्रदीप जी को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। वक्त कम है, आखिरी जवाब लूंगा। सुनिए, आ रहे हैं मनोज जी। ठीक है प्रदीप जी, देखिए राजनीति जो है और क्रिकेट जो है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आप भी जान रहे हैं। क्या जो मनोज जी कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से आप? अरे जी, मनोज जी दिन को रात और रात को दिन कहें तो ये क्या मानने वाली बात है क्या? मनोज जी अगर रात को दिन और दिन को रात कहें तो ऐसा कौन, वो जिसका विवेक शून्य हो या उसका विवेक उसके कंट्रोल में नहीं हो वही ऐसा मान सकता है। असल में आज थोड़ा सा ना मनोज जी का ब्लड प्रेशर आ रहा है। मैं तो आ रहा था नेताओं पर पूछ रहा था। देखिए प्रदीप जी, छोड़िए ना ऐसा। नहीं देखिए, चलिए आपने कहा कि पूरी डिबेट को मुन्ना जी देखिए, आज चलिए सर हो गया, आखिरी में जाते आते उन्होंने बदल दिया, कल यही मुद्दा रख लेंगे। मुन्ना जी, प्रदीप जी और मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में ऑल इज नॉट वेल, ये जिक्र हमने किया था अपनी चर्चा में, लेकिन जाते जाते जेडीयू के नेता ने यह कह दिया कि ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। यानी कि आज के दिन जो राजभवन में मुलाकात हुई है, उनका यह कहना कि कई बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के संपर्क में है। लेकिन क्या बड़ा उलटफेर बिहार में होगा क्या, ये तो आने वाले कुछ दिनों के अब बाद ही पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।